वर्तमान भारतीय राजनीति में अगर कोई विषय सबसे ज्यादा रहस्यमयी ढंग से उपस्थित है तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्ते। इन रिश्तों पर हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपनी अपनी राय रखता है। पॉलिटिक्स के आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों पर पूरा विश्लेषण उपलब्ध कराएंगे। आपको किस्सों के जरिए, छोटे छोटे एनेक्डोट्स के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों की वास्तविकता समझाने का प्रयास करेंगे। चूंकि सोशल मीडिया पर तो आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती के ही किस्से सुनाई देते होंगे, अटूट दोस्ती, मित्रता 30 सालों की, ऐसे तमाम हाइपोथेटिकल थॉट्स के साथ इन दोनों के रिश्तों पर रिसर्चें अवेलेबल हैं। लेकिन आज के पॉलिटिक्स के इस वीडियो में हम आपको तथ्यात्मक दृष्टिकोण के साथ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विरासत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों की अंतर कथा समझाने का प्रयास करेंगे। बताएंगे इन रिश्तों की अनटोल्ड स्टोरी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों को डिकोड करने में आप भी सक्षम हो सकते हैं। शाह और मोदी की पहली मुलाकात होती है साल 1982 में। तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए अमित शाह नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए थे और इन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रचारकों की एक बड़ी खेप भारतीय जनता पार्टी में भेजी थी और यही प्रचारकों में से एक थे नरेंद्र भाई मोदी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी में सफर कमोबेश एक ही समय से शुरू हुआ था। साल 1982 ये वो साल था जब गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हो रहे थे, यानी आप कहिए सभासदी के चुनाव। और सभासदी के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। सीट थी नारनपुरा, यानी सीट क्या कहिए, एक मोहल्ला कह लीजिए, एक इलाका कह लीजिए। एक इलाके की चुनाव की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिली थी और ये दोनों स्कूटर पे बैठ के चुनाव प्रचार किया करते थे। अमित शाह स्कूटर से उतर उतर के पंपलेट निकालते थे, नरेंद्र मोदी उस पर लेई लगाते थे और फिर अमित शाह वो पंपलेट दीवारों पे जाके चिपकाते थे। इस तरीके से शुरू हुई इन दोनों के रिश्तों की कहानी 30 सालों के बाद 2021 में कहां पर आके पहुंची है, ये आप सबके सामने है कि इस देश की सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं और इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर और सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर बैठे हुए अमित शाह का कद कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इन 30 सालों के रिश्तों की कहानी असल में है क्या, वो कौन सा जोड़ है जो इन दोनों को जोड़े हुए है, सत्ताओं के कितने सारे अंधड़ों को झेलते हुए ये दोनों आज 30 सालों के बाद भी एक किस लिए हैं, एक दूसरे के लिए वो कौन सी भावना है जो इन दोनों को जोड़े हुए हैं, ये सबके लिए जानने का विषय बना हुआ है। आपको एक मूल बात समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये विशिष्ट तरीका है कि इसकी टॉप लीडरशिप पे हमेशा 2 चेहरे होते हैं। कभी भी पार्टी किसी एक चेहरे के पीछे नहीं जाती है, 2 चेहरे। इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन का चेहरा अलग होता है और सरकार का चेहरा अलग। यानी एक ऐसा चेहरा होता है जो संगठन पे पकड़ रखता है, जो संगठन पर दबाव डाल सकता है, जो संगठन के लोगों को एकजुट रख सकता है, और एक ऐसा चेहरा होता है जो मास अपीलिंग चेहरा होता है, यानी जो पब्लिक को पसंद आने वाला चेहरा होता है, जिसपे पब्लिक आंख मूंद के भरोसा करती है, जिसे पब्लिक में स्टारडम हासिल होता है। स्टारडम वाला आदमी संगठन में हस्तक्षेप नहीं करता है और संगठन वाला आदमी स्टारडम पाने की कोशिश नहीं करता है। असल में भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, दुनिया की किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने का सही तरीका यही है। अगर आप आजादी से पहले वाली कांग्रेस देखेंगे तो वहां भी काम इसी तरीके से चलता था। नेहरू मास अपीलिंग वाले लीडर थे और पटेल संगठन के नेता थे। लेकिन कांग्रेस आजादी के बाद टूट गई, उसकी वो परंपराएं टूट गई, लेकिन इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर चल रही है। इतिहास में झांकेंगे तो सबसे पहले जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की वो जोड़ी थी जिसने जनसंघ को पूरे देश में फैलाया। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मास अपीलिंग चेहरा था और दीनदयाल उपाध्याय का चेहरा संगठन स्तर का चेहरा था। दीनदयाल उपाध्याय संगठन के नेताओं को जानते थे, नेताओं को दबाव में रखते थे, नेताओं को एकजुट रखते थे, किस तरीके से संगठन चलाना है ये उन्हें पता होता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चेहरा मास अपीलिंग चेहरा था, जो रैलियों में भीड़ जुटाता था, जिनकी आवाज पे जनता जिंदाबाद के नारे लगाती थी और जिनके एक नारे के पीछे 1000 नारों की प्रतिध्वनियां सुनाई देती थी। जनसंघ में जोड़ियों का ये सिलसिला अगली बार
प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है जब अटल और आडवाणी की जोड़ी इस देश में हिमालय की तरह खड़ी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी भारतीय राजनीति इतिहास की सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक कही जाती है, जहां अटल मास अपीलिंग चेहरा था और आडवाणी संगठन के चेहरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बातों का असर जनता पे होता था और आडवाणी अपनी पकड़ से संगठन को एकजुट रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनने के लिए रैलियों में भीड़ उमड़ती थी और जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए गांव-गांव राम रथ यात्रा को पहुंचाने के लिए जिस संगठन की जरूरत होती थी वो आडवाणी मुहैया कराते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है और इसी डीएनए के तहत जो अगली जोड़ी भारतीय जनता पार्टी में उभरी वो थी मोदी और शाह की जोड़ी, जहां शाह संगठन का चेहरा है और नरेंद्र मोदी जनता के चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी मास अपीलिंग वाला चेहरा है जो जनता की बातों पर, जनता के दिमाग पर अपनी हुकूमत करता है, और अमित शाह संगठन के वो चेहरे हैं जो संगठन को एकजुट रखते हैं, जो गांव-गांव संगठन कैसे पहुंचाया जाए इसको रेखांकित करते हैं, जो संगठन का काम धाम देखते हैं, और मोदी वो हैं जो जनता पर हुकूमत करते हैं। तो एक तरीके से ये उसी श्रेणी के नेताओं की एक सामान्य जोड़ी है। इसको दोस्ती, फ्रेंडशिप ऐसे नाम देना बेवकूफ़ी और भावनात्मकता के सिवा कुछ नहीं है। राजनीति में कभी दोस्ती नहीं होती है, इसीलिए राजनीति में हमेशा जोड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोदी शाह की दोस्ती नहीं, मोदी शाह की जोड़ी है। आगे चलते हैं एक और किस्से पे, जो किस्सा आपको शाह और मोदी के एक और चारित्रिक विशेषताओं की ओर लेके चलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों की कहानी 1982 से शुरू हुई और फिर इसके बाद धीरे धीरे गुजरात की राजनीति में इन दोनों की जोड़ी लगातार एक ही तरीके से काम करती रही। विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिश्तों को जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत करती है वो करती है समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए समझ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे के गेस्चर्स पहचानते हैं। अमित शाह कब क्या कर सकते हैं इस बात की भनक नरेंद्र मोदी को लग जाएगी, और नरेंद्र मोदी किस बात पर कैसा रिएक्ट करेंगे ये अमित शाह को अच्छी तरह से पता होता है। एक दूसरे की इतनी अच्छी समझ तभी आती है जब आप दशकों दशक एक दूसरे के साथ काम करें। वो क्रिकेट के मैदान में आप देखते होंगे ना, धोनी और युवराज और रैना की जोड़ियां काफी ज्यादा चलती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि जब आप एक ही पिच पर एक दूसरे के साथ रनिंग करते हो तब आपको एक दूसरे में भरोसे की जरूरत होती है। आपको ये भरोसा करना होता है कि अगर उसकी कॉल पे आप भागोगे तो आउट नहीं होगे, और जब ये भरोसा हो जाता है तो पार्टनरशिप चल पड़ती है। नेतागिरी में भी ऐसा ही होता है। अगर दो नेता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपको आउट कराने के लिए नहीं खेल रहा है। अगर ये भरोसा एक बार कायम हो गया तो पार्टनरशिप दशकों चलती है। और ये दोनों जिस विचार परंपरा से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार परंपरा से, वहां पर एक दूसरे का साथ देना ये वो पहला गुण है जो बचपन से शाखाओं में सिखाया जाता है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जोड़ इसीलिए तब से लेके अब तक बना हुआ है, ये एक कारण था। अब एक दूसरा किस्सा आपको बताता हूं और किस्सों के जरिए दूसरी बात समझाने का प्रयास करता हूं। ये साल 2002 था जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार गोधरा कांड के बाद दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ बनी थी। ये बहुमत नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला था और संगठन की जिम्मेदारी इस बार भी जिस व्यक्ति ने संभाली थी उसका नाम था अमित शाह। गोधरा कांड के बाद गुजरात के लोगों के लिए जिस तरीके का माहौल पूरे देश भर में बना था, लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का चुनाव हारना तय है, लेकिन ये शाह के संगठन का कमाल था और नरेंद्र मोदी के चेहरे का दम कि नरेंद्र मोदी गोधरा कांड के बाद भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे थे। और सत्ता में लौटने के बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के पद पे थे और कैबिनेट के 12 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सीधे सीधे अमित शाह को दी गई थी। यानी 12 मंत्रालय सिर्फ एक आदमी के पास थे। कहा जाता था कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल शाह की जेब में रहता है। शाह तब भी नंबर 2 की हैसियत पे थे और आज भी नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत पे हैं। मतलब इन दोनों को पता रहता है कि एक दूसरे के लिए क्या काम करना है और एक दूसरे के लिए काम करके इन्हें पर्सनल में क्या मिलेगा। नरेंद्र मोदी को पता है कि अमित शाह के संगठन के बिना वो कुछ नहीं है और अमित शाह को पता है कि उनका संगठन बगैर नरेंद्र मोदी के चेहरे के कुछ नहीं है। यही वो समझ है जिसके आधार पर 30 सालों से ये जोड़ी लगातार
हिट्स पे हिट्स दे रही हैं। इसके बाद साल 2002 से लेकर साल 2010 तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ग्राफ गुजरात में लगातार बढ़ता रहा, तब तक जब तक कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के मामले साल 2010 में अमित शाह पर दर्ज नहीं हुए। ये एक फर्जी एनकाउंटर का मामला था जिनके आरोप अमित शाह पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए लगाए गए थे। केंद्र की अन्वेषण एजेंसियां अमित शाह के पीछे पड़ी थीं। अमित शाह की जिंदगी का शायद ये सबसे कठिन दौर था जब उनकी पार्टी के नेता भी उनसे मिलने से कतराया करते थे। गुजरात बदर का आदेश मिल चुका था अमित शाह को, यानी गुजरात के गृह मंत्री को गुजरात में घुसने की इजाजत नहीं थी। ये वो दौर था जब दिल्ली में अमित शाह को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। उनकी पार्टी के नेता अपने अपने दफ्तरों में अमित शाह को जगह देने से बच रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह दौर रिश्तों को नया आयाम देने वाला था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा जब मैं उन दो किस्सों का जिक्र करूंगा जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के समय के ही हैं। पहला किस्सा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस तरीके की बातें बताई हैं कि जब अमित शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब अमित शाह पर भारी दबाव था कि वो नरेंद्र मोदी की सहभागिता का भी जिक्र अपने स्टेटमेंट में करें, क्योंकि केंद्र की अन्वेषण एजेंसियां 2002 के गोधरा कांडों के दौरान नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में नाकामयाब थी, जिसके बाद केंद्र सरकार के ऐसे ढुलमुल रवैये के कारण अमित शाह पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी का नाम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के दौरान स्टेटमेंट में जरूर दें। लेकिन इतिहास गवाह है, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से बिल्कुल पाक साफ निकाला। अपने किसी भी स्टेटमेंट में उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। नरेंद्र मोदी का जिक्र सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में कहीं नहीं है। ये समझ सकते हैं आप कि रिश्तों की गर्माहट किस कदर थी कि अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए वफादार बने रहे। तो क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वफादार नहीं थे? अगर सवाल ये है तो जवाब मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई देते हैं। राजदीप सरदेसाई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 2011-12 के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था। ये वो दौर था जब अमित शाह पर केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों ने गुजरात बदर का आदेश तो ले आया था, लेकिन गुजरात बदर के आदेश के बाद कई कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान अमित शाह गुजरात आने लगे थे। हालांकि अमित शाह पर इतने कठोर मामले दर्ज थे कि उन्हें कोई अपनी पार्टी में शामिल करने को तैयार नहीं था। बीजेपी भी उन्हें कोई अच्छा पद देने के लिए नहीं तैयार थी। उस दौर में राजदीप सरदेसाई ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था कि क्या अमित शाह को अब आप टिकट देंगे आने वाले गुजरात चुनाव के दौरान? तब नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, कानून अपना काम करेगा, हम कानून के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से अमित शाह को एक रूखा जवाब था कि कानून अपना काम करेगा, कोर्ट देखेगा, कोर्ट आदेश देता है तो ठीक है, वरना हम तो कुछ करने से रहे। लेकिन शाम होते होते नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि यह अमित शाह के साथ गलत हो रहा है। शाम होते होते राजदीप सरदेसाई को नरेंद्र मोदी का पर्सनल फोन आता है। फोन पे नरेंद्र मोदी राजदीप सरदेसाई से कहते हैं कि वो अमित शाह वाला प्रश्न और मेरा जवाब, ये दोनों चीजें एडिट करके निकाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। राजदीप सरदेसाई बताते हैं ये नरेंद्र मोदी की आदत नहीं है कि वो अपने इंटरव्यू में से ऐसे एडिट करवाएं। नरेंद्र मोदी जैसा इंटरव्यू देते हैं वैसा ही देते हैं, नहीं देंगे वो ठीक है, करण थापर वाला इंटरव्यू भी एक उदाहरण है, लेकिन अगर देंगे तो उसमें एडिटिंग करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्तों की ही कहानी है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा उस इंटरव्यू में उन प्रश्नों को एडिट करवाने के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, दोनों के पास एक दूसरे के बहुत सारे राज दफन हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे के राज खोलने से बचते हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 3 दशकों के रिश्तों की कहानी है, जिसमें आपको एक दूसरे के लिए भरोसा, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे की ताकत को समझना, एक दूसरे की कमजोरियों को जानना, ऐसी तमाम बातें मिलेंगी जो किसी भी 2 व्यक्तियों के रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। उम्मीद करता हूं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर बना ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें।